कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? नील के साहिल से लेकर ताबा के काश्मीर, कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी हम एक नहीं हो सके। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं, बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हम उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फायदा लेते हैं। हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। नील के साहिल से लेकर काशगर की गलियों तक करोड़ों मुसलमान तो बसते हैं, लेकिन शायद उनके दिल ईमान से खाली हैं। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हमारी कंट्री में क्या है कि मतलब हम ना नेगेटिव्स की तरफ सोचते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर लेना, वो चांद पे चले गए ना, तो हम फौरन कह देंगे आप चांद पे चले गए, लेकिन आपके पास वॉशरूम्स नहीं है। बना रहा था JF-17 थंडर, लेकिन वो पाकिस्तान ने, देखिए ना, पाकिस्तान ने बना तो लिया, लेकिन आज लेबल लगता है चाइना की मदद से बनाया, चाइना के साथ मिलके बनाया। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और काकड़ साहब, मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने कहा तुसी भी मिल जाओ किसी हो सकता है। जनाब, प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहां पे भी वो पहुंचे हैं, और वहां पे जाके उनके आगे माइनॉरिटीज के हकूक खत्म करते हैं, फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे? वो हम उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फायदा लेते हैं। हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेंगे ना। और वो देख रहे हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से उभर रहा है, इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंडिया क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें। पाकिस्तान इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर डेफिनेटली, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं। बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हाँ, बस फिर ऐसा ही है ना, वो बना के हम खुश हो रहे हैं और उसके सर पे नाच रहे हैं। कि अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया है इन 10 सालों के अंदर जो हमें 10 सालों से पहले नजर नहीं आता था? शाऊर की कमी है यहाँ पे डेफिनेटली। क्योंकि जब जिस कौम को शाऊर ही नहीं है, जिस कौम को बेसिक एथिकेट्स ही नहीं है, मैनरिज नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा ना। क्योंकि कौमें बनती तब है जब उनमें शाऊर होता है, जब उनमें आगाही होती है, जब उनमें एजुकेशन का निज़ाम अच्छा होता है, उनकी तालीम अच्छी होती है। तालीम होगी तो शाऊर पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे तालीम का निज़ाम ही अच्छा नहीं है, शाऊर ही नहीं है कौम को। हाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अरे आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे? कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप?
चीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा तुसी भी मिल जाओ, किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पर तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी दे गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन की तो होनी, पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लाम और कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना फिर? वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शहर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में, डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं, उसे कैसे हल किया जाए। देखिए मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं है, मोदी जी इस टाइम पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं। साउथ के, जी हाँ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लीडर हैं। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो उस मीटिंग में बैठेंगे, उनके पास करने को क्या है, क्या रह गया हुआ उनके पास बात करने को? शोएब भाई कभी सोचें इस चीज को। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे ख्याल से तो ये बात करें जी पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में ये आ गया, पाकिस्तान में जलजला आ गया, पाकिस्तान में सैलाब आ गया। मोदी जी भारत के लिए एक वरदान के रूप में आए हैं, क्योंकि लीडरशिप की हमें बहुत आवश्यकता थी, जो भारत की बात करे, जो भारत को भारत के चश्मे से देखे, भारत को यूरोप के चश्मे से ना देखे। और मैं इसलिए मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं कि मोदी जी ने एक धार्मिक भारतीय राजनीति क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी का धर्म क्या हो सकता है, ये उन्होंने दुनिया को दिखाया है। इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी प्रेडिक्शन की कि इंडिया इस लेवल तक अपना ग्रोथ कर पाएगा, इस लेवल तक ग्रोथ कर पाएगा, लेकिन 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की। यहाँ पे COP 28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं, पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
किसी को कोई पता नहीं, एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई, उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे पीटीआई वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वज़ीर आज़म तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वज़ीर आज़म कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वज़ीर आज़म खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है, जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था, ठीक है। अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग मीटिंग थी, समझ रहे हैं आप बात, दैट्स हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हाई प्रोफाइल COP28 समिट में भाग लिया। इस दौरान संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री ने 5 साल बाद होने वाले अगले समिट COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि इस समिट की अगली मेजबानी करने का मौका हमें मिले। यूएई में हाई प्रोफाइल COP28 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी के प्रयासों से यह विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा और भागीदारी जरूरी है। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर होने वाले इस समिट की 2028 में मेजबानी करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए सबके सामने यह प्रस्ताव रखा कि COP33 की मेजबानी करने का मौका अगली बार भारत को दिया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वह यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के न्योते पर गुरुवार देर रात दुबई पहुंचे थे। COP28 समिट 30 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 12 दिसंबर तक